वैसे ही सबसे तेज जो नतीजे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, रुझान भी दिखा रहे हैं और इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। आम आदमी पार्टी के पांचों ही मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। ओखला से अमानतुल्लाह खान, मटिया महल से शोएब इकबाल ने जीत दर्ज की है, तो वहीं बल्ली मारान से इमरान हुसैन ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस ने जीत दर्ज की है और साथ ही सीलमपुर से अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, मुसलसल सुबह से ही रुझान आ रहे हैं और जो रुझान नताइज में तब्दील हो रहे हैं, उसके बाद जो अहम खबर मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के पांचों ही मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। ओखला से अमानतुल्लाह खान, मटिया महल से शोएब इकबाल ने जीत दर्ज की है, तो वहीं बल्ली मारान से इमरान हुसैन ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं सीलमपुर से अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की है। ओखला आपको सबसे ज्यादा याद इसलिए होगा क्योंकि शाहीन बाग का इलाका हो या फिर जामिया का इलाका हो, दोनों इसी असेंबली हल्के में पड़ते हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी के पांचों ही मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का जो बात निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था उसमें ओखला से अमानतुल्लाह खान थे और जो कि अब जीत गए हैं। इसके अलावा मटिया महल से शोएब इकबाल ने जीत दर्ज की है, हालांकि पहले वो कांग्रेस में थे। जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिन 5 उम्मीदवारों को, मुस्लिम उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा था, सभी ने जीत दर्ज कर ली है। कितने कितने वोटों का मार्जिन बताया जा रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा जो वोटों का मार्जिन है वो ओखला असेंबली हल्के में ही है। उसके बाद बल्ली मारान और जो मटिया महल की सीटें हैं, इसके अलावा मुस्तफाबाद और सीलमपुर, यहाँ पर भी ठीक ठाक जो मार्जिन है वो हार जीत का रहा है। बड़ी बात जो नजर आ रही है इस पूरे, अगर मुस्लिम विधायकों की जीत की बात करें तो इसमें 2015 में 4 जो मुस्लिम विधायक है वो जीते थे। चारों हालांकि आम आदमी पार्टी के ही थे 2015 में भी, लेकिन अब 5 हो गई उनकी तादाद। मुस्तफाबाद में जो सीट है, असेंबली हल्का है, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2015 में, लेकिन इस बार हाजी यूनुस वहां से जीते हैं। बड़ी जो तादाद में वोट है उनके पाले में गए और बीजेपी को उन्होंने हरा दिया। कांग्रेस क्योंकि एक तरीके से देखे कि इस लड़ाई में कहीं थी ही नहीं और शून्य पर अभी भी 0 पर है कांग्रेस, तो इन सीटों पर भी वो किसी भी तरह की फाइट देती हुई नजर नहीं आई। ओखला हो, सीलमपुर हो, मुस्तफाबाद हो या फिर बल्ली मारान और मटिया महल की बात करें पुरानी दिल्ली की, इन तमाम जगहों पर भरोसा जताया था मुस्लिम उम्मीदवारों पर आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस के भी यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर ही लोगों ने ज्यादा भरोसा जताया है और पांचों के पांचों जो मुस्लिम उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। एक बड़ी बात जो हम सुबह से कह भी रहे हैं कि ये जो जीत है आम आदमी पार्टी की, इसमें बड़ी भूमिका एक तरीके से हम कहेंगे कांग्रेस की इस तरह से नजर आती है कि जो भी वोट था कांग्रेस का वो सीधा ट्रांसफर हो गया है आम आदमी पार्टी को। लोग अब कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके जो वोटर थे उन पर उनका एक रवायत थी, जो वोटर रहा है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 2015 में भी यही रवायत देखी गई और अब 2020 में भी, आज भी जब रिजल्ट आ रहे हैं और या आ चुके हैं जिन सीटों पर, वहां भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है। 2013 में वो सत्ता में रही, हालांकि कुछ ही महीनों तक रही, उसके बाद 2015 में जीती और 5 साल तक हुकूमत की, उसके बाद जनता के सामने गई और अब फिर से 60 से ज्यादा लेकिन शोएब, एक चीज समझने वाली, यहाँ पर गौर करने वाली बात मैं समझना ये चाह रहा हूँ आपसे कि शोएब, जो हम देख रहे थे कि सुबह से तकरीबन जो ट्रेंड चल रहा था वो एटलीस्ट कम से कम डबल डिजिट था कि 15, 16, 20 तक आ रहा था, लेकिन दोपहर 2-2:30 बजे के बाद से जो है ट्रेंड नीचे होना शुरू हो गया और ये 7 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि अभी इसके अंदर और जो एक बार फिर से काउंटिंग होगी तो ऊपर नीचे शफल हो सकता है? कुछ सीटें अभी भी ऐसी है जिनमें बहुत कम मार्जिन है और फाइट चल रही है वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, तो हो सकता है कि 1-2 सीटों और इस तरह का की नजर आए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 15 से 20 सीटें ऐसी थी पहले जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आगे पीछे हो रही थी, वो इसीलिए क्योंकि 1000 या उससे कम का जो मार्जिन है
वो फाइट का चल रहा था एक तरीके से। लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी के जो एक तरीके से कहे कि वहाँ उनका जो वोटर था वो ज्यादा था, जैसे ही वहाँ पर काउंटिंग पहुंची आम आदमी पार्टी की एक तरीके से जो बढ़त थी उसमें उछाल आया और अब ये स्थिति है कि 60 के करीब जो सीटें हैं अभी भी वो आगे चल रही है आम आदमी पार्टी 60 से भी ज्यादा सीटों पर। और जब कुछ घंटों के बाद क्योंकि पूरी तरह से जो तस्वीर है नतीजों की वो साफ हो जाएगी, तो नतीजा जो भी होगा, लेकिन ये साफ है कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत यहाँ पर प्रचंड जीत जिसको बिल्कुल काफी प्रचंड जीत हासिल की है। आप शोएब आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है संजीव कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और इसके साथ ही विनय चौधरी जी हैं, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। विनय जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप इस नतीजे को, इस नतायज को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि सुबह से जो हम ट्रेड चला रहे थे कि तकरीबन एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 सीटों तक बढ़त बरकरार थी, लेकिन धीरे धीरे दोपहर ढलते ढलते ऐसा वक्त आया कि आप 7 पर सिमटती नजर आ रही है। एक्चुअली इसमें क्या जो जीत का मतलब जीत आई है सामने वाले पार्टी की सत्ता की, हम तो बस ये कहेंगे बधाई देना चाहेंगे उनको। शायद हम अपनी बात जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए। कोशिश हमने की, आपने देखा होगा 1 महीने से पहले बिल्कुल स्थिति ये थी कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये आंका जा रहा था कि ये 3 जो सीट हमारी आई है कि शायद 3 पे ही सिमट जाएगी। लेकिन आज जहां पर है हमारा कुछ लगभग % बढ़ा है, लेकिन हम उसको कहीं नहीं आग रहे हैं। हमारी निश्चित तौर पर हार है और हार हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जी, खामियां क्या रही, दिक्कतें कहां आई हैं, परेशानियां कहां आई हैं? क्या लास्ट मोमेंट पर जो आपने किया है उस चीज को पहले करने की जरूरत थी? क्योंकि हमने देखा है कि 15 दिनों का जो एक तरीके से कवायद थी और डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर रैलियां हो, तमाम सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर उतर गए थे। क्या वो चीज कम से कम अगर 6 महीने पहले की जाती तो ये जीत का दायरा थोड़ा सा कम हो सकता था आम आदमी पार्टी का? देखो, इसमें क्या रहा है आप समझने की जरूरत है, आप दूसरे पहलू से समझने की जरूरत है। यहाँ जो फ्री की जो रेवड़ियां बांटी गई, जो लॉलीपॉप बांटे गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को भ्रम फैलाने के लिए, और वहां पे जनता उलझ गई उन बातों में। केवल 3 महीने का उन्होंने एक इस तरह की राजनीति की कि 3 महीने के अंदर जनता विफल हो गई। और आज यहां देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए शासन के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन केजरीवाल जी 5 साल के मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने काम किया केवल 3 महीने के अंदर। लेकिन जनता इस बात को समझ नहीं पाई और शायद हम लोग नहीं समझा पाए, इस बात को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए, और शायद आज हमारी ये हार है। संजीव कौशिक जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि लास्ट मोमेंट पर जो भी तशहीर की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और क्या यही वजह है कि लास्ट मोमेंट पर ये लोग उतरे हैं? उससे पहले अगर उतर सकते थे तो कम से कम ये जो आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ सकता था। जनाब, ये लास्ट मोमेंट क्या होता है इलेक्शन में? देखिए शहबाज भाई, बात सिर्फ दिल्ली के जनता के लिए हार और जीत का नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक लंबी लकीर जो खींच दी है, वो अब मोदी के लिए परेशानी का सबब बनता दिखेगा। आप आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे, आप इस इलेक्शन की बात को आप हल्के में मत लीजिए। 200 से ज्यादा सांसद उतार दिए गए, 20 से ज्यादा मंत्रियों को लगा दिया गया, 10 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को लगा दिया गया, गृह मंत्री दिन रात एक करते रहे, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां करते रहे, और उसके बावजूद यदि आप दहाई तक दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? जनता ने एक सिरे से आपको नकार दिया है। दरअसल हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपाटी जो बनाई थी कि राष्ट्रवाद और जो धार्मिक उन्माद के ऊपर जो एक राजनीति की विरासत, बहुत लंबी चौड़ी इमारत जो खड़ी कर ली थी, अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं, अब जो हमारे सरोकारी मुद्दे हैं उसकी बात करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे, हम नहीं जानते कि वो लोग जानते हैं सीएए के बारे में या नहीं जानते हैं, या उसे विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आपके अपने मुल्क की वो महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं। हो सकता है गफलत में उन्हें नहीं जानकारी है, फर्ज आपका बनता था, आप जाते वहां, बात करते, समझाते और उन्हें खाली करवाते, सड़क खाली करवाते। लेकिन जानबूझ के ये सुलगाते सुलगाते उसको कि इलेक्शन में हम उसे भुना लेंगे। हुआ क्या, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहे हैं कि आपकी, तो आपको क्या लगता है कि बैकफायर कर गया है? शाहीन बाग का मुद्दा जो लगातार था वो बैकफायर कर गया है। वो तमाम मुद्दे जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करी गई थी, आपने क्या सुना? प्रधानमंत्री के मुंह से सुना आपने, अपने ही राज्य के बगल के पड़ोसी राज्य से आए हुए मुख्यमंत्री का आपने तहरीर सुना होगा। उस समय वो इलेक्शन के समय क्या कह रहे थे? वो पाकिस्तान के टुकड़े कर रहे थे, 4 दिनों में पाकिस्तान का वजूद खत्म कर रहे थे। यहाँ देश के गृह मंत्री की बात मैं करूं, वो कह रहे थे कि बाबरपुर में इतना जोर से बटन दबाना कि इसका
करंट शाहीन बाग तक जाए। देश की जनता सुन रही थी, आपको बड़े गौर से सुन रही थी, और इस तरह की बातों में अब जनता नहीं समझ उलझने वाली है। वो चाहती थी कि आप हम रोजगार की बात करें, वो चाहती थी कि आप देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, और आपने सरोकारी मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया। आप फिर भारत पाकिस्तान एक छोटे से एक पड़ोसी मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, उसकी कोई हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के बाद, हिंदुस्तान के सामने। आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो ये भी लिखा जाएगा कि ऐसा भी मुल्क का प्रधान हुआ कि एक छोटे से पिद्दी से, इतने से छोटे से राष्ट्र का भय दिखा करके हमेशा वोटों का दोहन करता रहा हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं होगा, कोई अहमियत नहीं है उसकी, वो अपने आप में भूखे मरने की स्थिति में आ गया है। उसका भय दिखाकर राष्ट्रवाद आप बार बार कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग साहब? मिट्टी का घरौदा समझ लिया हिंदुस्तान को। 2 लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया, आपने कहा कि राष्ट्र तोड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र टूटने वाला है, हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि टूटने वाला है। अरे साहब, हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने ऐसे मजबूत हाथों में राष्ट्र को दिया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हमारा देश वो खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन उसके नाम पे यदि वोटों का दोहन होता है तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं। आप समझिए इस चीज को। हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात से है कि जो सरकार लगातार पिछले 5 सालों से मुस्लिम महिलाओं की बात मैं करूं, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करूं, उनके तरक्की के लिए वो क्या कहते थे कि एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, और वो यदि किसी मुद्दे पे आपसे नाराज होकर बैठ गए तो आप कहते हैं कि 500 रुपए लेके वो बैठी हुई महिला है वहां पे। उन लोगों का आपने अपमान किया है, और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से आपने अपमान किया है उसी तरह से आपको सिखाया है, सही रास्ते पे लाया। ठीक है, लेकिन विनय जी, बात क्योंकि कही गई थी और सबसे ज्यादा जो लोगों को बात खली है वो यही थी कि बाबरपुर में बटन दबेगा और उसका असर शाहीन बाग में करंट होना चाहिए। क्या यही करंट की वजह है कि सबसे ज्यादा जो मार्जिन है वो ओखला असेंबली हल्के के अंदर है? क्योंकि देखिए आप 72,000 से ज्यादा के जो लीड लेकर चल रहे हैं। देखो, आप समझने की जरूरत है, वहां पर जो वोट बैंक है वो आपको पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी का वोट बैंक है, और माइनॉरिटी के वोट बैंक स्वाभाविक रूप से होता है कि भैया वो वहां पर फुल मेजोरिटी से वोट देंगे। इस वजह से आपने देखा होगा जितनी माइनॉरिटी के अंदर जो विधायक हैं वो वहां अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आप अमानुल्लाह खान की बात कीजिए, वो 90,000 वोट से सबसे ज्यादा आगे चल रहे थे। तो वहां माइनॉरिटी जितनी ज्यादा है वहां उसके अकॉर्डिंग वोट मिलेगा। आपने देखा होगा ये लोग बात करते थे कि हम लोग शिक्षा पे हम लोग इतना बढ़िया काम किया है, और आपने देखा होगा लास्ट तक मनीष सिसोदिया फाइट करते रहे। हमारे एक सिंपल मंडल अध्यक्ष थे। आप माइनॉरिटी की जो बात कर रहे हैं, तो जो मोदी सरकार जब आई थी तो सबका विश्वास की बात की गई थी, तो क्यों वो विश्वास वो बन क्यों नहीं पा रहा है? नहीं, बिल्कुल माइनॉरिटी का जो बात की थी, विश्वास बनाने की कोशिश भी किया। आपने देखा होगा उससे पहले जब लोकसभा के अंदर हम लोग चुनाव जीते थे और लोकसभा के अंदर जो घोषणाएं की गई थी, तो 51% जो बेटियों के लिए जो बोला गया था कि 12% जो पास आउट करेंगे उनको 51,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, या इसके अलावा उनकी पढ़ाई के लिए हेल्प की जाएगी, उनके हायर स्टडी के लिए हेल्प की जाएगी। तो ये सारा काम किया है माइनॉरिटी के लिए, ऐसा नहीं है नहीं किया है। और जो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे बोला कि हम एक हाथ में कुरान देंगे और एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, तो इसको आप समझने की जरूरत है। हम हमेशा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से विश्वास रहता है सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेके चलते हैं। ये तो एक भ्रम फैलाने की राजनीति की है जो केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर राजनीति की है, भ्रम फैलाने की राजनीति की है, और उस भ्रम फैलाने वाली राजनीति में वो जीत गए। ठीक है सुनील जी, लेकिन संजीव जी, एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे कि क्या जो फ्री का लॉलीपॉप दिया गया है उसका भी ये असर है? नहीं, यदि फ्री के लॉलीपॉप का असर होता तो भारतीय जनता पार्टी तो 4 कदम आगे थी। वो तो स्कूटी देने की बात कर रही थी, वो तो साइकिल देने की बात कर रही थी। लेकिन कौशिक साहब, उसमें फर्क होता है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, 2 रुपए आटा देने की बात कर रही थी, गेहूं नहीं आटा की बात कर रही थी वो। हम समझ, आप इस चीज को समझिए। और साथ साथ ये भी वादा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि आम आदमी पार्टी ने जितनी योजनाएं शुरू की हैं, जो अभी चल रही है तत्काल में, किसी भी योजनाओं को मैं बंद नहीं करूंगा, चाहे वो फ्री की राजनीति हो या जिस तरह की भी जो भी योजनाएं हो, उसे मैं बंद नहीं करूंगा। मतलब कि उन योजनाओं पे आपको यकीन था, उसे आप कंटिन्यू होने देना चाहते हैं, और एक नई लालच भी आप यहाँ दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया। वो समझ रही थी कि आप कहना क्या चाह रहे थे। आप मैं बार बार कह रहा हूं, आपको घेरना था ना। आप अरविंद केजरीवाल को घेरते कि आपने बोले थे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 15 लाख, आप उस पर घेर लेते उनको। आप कहते कि नए स्कूल आपने कितने बना दिए, उस पर घेर लेते उनको। आप ये कहते कि सड़कों में आज आप चले जाइए, अभी तुगलकाबाद के सड़कों में चले जाइए, आप नहीं समय पे जगह पे पहुंच सकते हैं आप, तो सड़कों पे घेर लेते उनको, साफ पानी पे घेर लेते आपको, अन्य बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन आपने घेर क्या लिया कि गए मंदिर में गए, जूता खोल के हाथ नहीं धोया और मंदिर में चले गए, आप प्रसाद चढ़ाने चले गए। आपने गलत मुद्दों को टच किया, और देश की जनता अब इस तरह के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती है। आप घेरते, मैं
बार बार कह रहा हूं कि घेरते आप। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि पिछले इलेक्शन में जितने वादे किए थे 70 के 70 पूरे कर दिए, उनमें से खुश थे, उनमें से घेरते। कौशिक साहब, हमने हर मुद्दे पे केजरीवाल सरकार को घेरा था। आपने देखा होगा, हमने विद्यालय की बात की, स्कूल की बात की, हमने रोड की बात की, हमने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, लेकिन क्या रहा मैं आप समझने की जरूरत है। यहाँ 3 महीने के अंदर जो इन्होंने जो जिस तरह का भ्रम फैलाया था, आपने देखा होगा बसों के अंदर महिलाओं को फ्री कर दिया, केवल 3 महीने के लिए फ्री किया और साफ तौर पे लिखा हुआ था कि 31 मार्च तक के लिए ये फ्री है। नहीं, लेकिन वो तो सर वो तो टेन्योर होता है ना सर, वो तो टेन्योर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से। अरे आप देखना, ये आगे चल के फिर दिक्कत करेंगे, आगे चल के फिर कहेंगे हमें प्रधानमंत्री मोदी काम नहीं कर रहे हैं, करने दे रहे हैं, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, ये भ्रम फैलाएंगे। और दिल्ली की जनता, इसमें क्या है कि दिल्ली का जनता का लॉस होना निश्चित है। जिस तरह से 4-4.5 साल तक दिल्ली का विनाश हुआ है, हम तो ये कहेंगे 4-4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। जो पहले तरक्की 2014 से पहले इन्होंने की थी, उसके बाद आपने देखा होगा केवल 3 महीने के लॉलीपॉप। चौधरी साहब, आप विनाश कह रहे हैं, तो विनाश अगर होता तो इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं होती ना सर। आप ये देखिए ना, कहां 63 साल का मामला आ रहा है। 3 महीने का फ्री का लॉलीपॉप बांटा, वो उनको भ्रम फैलाया गया, उसके भ्रम के जाल में फंस गए सर। दिल्ली की जनता बड़ी इमोशनल है सर, दिल्ली की जनता बड़ी इमोशनल है और बड़ी क्लेवर है, वो समझ सकती है कि कहां दिक्कत होती है। वो दिल्ली की जनता थोड़ा भ्रम में उलझ गई थी। लगातार जो आप ये कह रहे हैं कि ये फ्री की राजनीति और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप अपमान कर रहे हैं। कौशिक जी, आप नहीं कीजिए। कौशिक जी, हम अपमान का जवाब हम देवतुल्य जनता का सम्मान करते हैं। दिल्ली की देवतुल्य जनता है, हम उनको सर आंखों पे लेते हैं और हम जो जनमत आया है हम स्वीकार करते हैं उस जनमत को। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने 3 महीने के अंदर जो लॉलीपॉप बांटे थे, उससे आप नहीं उससे दरकिनार कर सकते। उसको आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 3 महीने से पहले आपकी स्थिति यह थी कि आप चुनाव में कहीं खड़े नहीं थे, आप साफ तौर पे आ रहे थे, उनको पता था कि हम हारेंगे, इस वजह से उन्होंने 3 महीने पहले रेवड़ी और लॉलीपॉप बांटने का काम किया। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके स्ट्रेटजी पे भारी पड़ी अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते। देखो, हमने काम किया है। आपकी बातों को दिल्ली की जनता ने सुना? बिल्कुल सुना है, हम बिल्कुल मानते हैं, हमने कोशिश की, हम शायद नहीं पहुंच पाए, हम शायद दिल्ली के हर घर में नहीं पहुंच पाए, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए और हम इस हार को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बेहतर आईटी सेल के लोग आपके पास बैठे हैं, पूरा सूचना एवं प्रसारण। ऐसा नहीं है, ये सारी मुद्दे तो होगा, लेकिन चौधरी साहब एक चीज समझने वाली बात, ठंडे दिमाग से आप सोचिएगा कि इतने सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके उतार दे गए, सांसद उतार दे गए, और इसके अलावा जो बहुत सारे जो काफी ज्यादा कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया जाता है, उसके बावजूद भी अगर ये मैसेज जा रहा है, ठीक है, अगर 50-50 का मामला होता तो समझ में आता है कि भाई बड़ी बचाई है। बजट के ऊपर हम बात करेंगे और उसके ऊपर जानेंगे कि आखिर कितनी जो है तरक्की की गई है, इसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जो चुनावी वादे किए गए थे उसके ऊपर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसके पीछे वजूहात रही है और क्या किस वजह से ऐसा रिजल्ट आया है।